हेलो फ्रेंड्स, चलिए ये 10 तारीख का सेकंड शिफ्ट का पेपर है। इसमें भी 15 नंबर की पेडागोजी पूछी गई है, तो उसकी हम प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन है, रोजर की ग्राहक केंद्रित थेरेपी इस अवधारणा पर आधारित है। यानी रोजर्स क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी, जो रोजर्स की ये क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी है, यानी कि जो व्यक्ति केंद्रित थेरेपी या ग्राहक केंद्रित थेरेपी भी बोल सकते हैं। ठीक है, जो एक एक करके उनकी थेरेपी होती है। तो इनमें ऑप्शन दिया हुआ है, तो ऑप्शन की बात कर लेते हैं पहले कि मनुष्य अपनी ज़रूरतों को पूरा करने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में काम करता है। दूसरा है, मनुष्य अपना स्वयं का काम खुद करता है लेकिन आगे नहीं बढ़ सकता। तीसरा है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज उसके व्यवहार को निर्धारित करता है। चौथा ऑप्शन है, आदमी एक रचनात्मक, तर्कसंगत और रचनात्मक सामाजिक प्राणी है, लेकिन समस्याओं को हल करने के लिए उसे समर्थन की आवश्यकता है। अब जो रोजर्स ने क्लाइंट सेंटर थेरेपी दी थी, इसमें इसमें क्या किया था उन्होंने। ये एक तो ये कहें कि ये जो आत्मबोध का सिद्धांत था मैस्लो वाला, ठीक है, ये उस पर बेस्ड होती है। आत्मबोध के सिद्धांत से कनेक्टेड होती है, या जो आत्मबोध में होता है, यानी कि आत्मबोध में क्या होता है कि एक व्यक्ति अपने जो उसकी ज़रूरतें होती हैं, जो उसका लक्ष्य होता है, यदि उसका लक्ष्य ये है तो वो हर तरह से ऐसे काम करेगा जो इस लक्ष्य पर पहुँचे। यानी उसका उद्देश्य इस लक्ष्य पर पहुँचना है, तो वो कोई भी काम करेगा, उस काम को इसी दिशा में लेगा कि वो अपने लक्ष्य पर पहुँचे। ये आत्मबोध है। आत्मबोध या सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, यानी अपनी तरफ या अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहता है, अपनी ज़रूरतों को सेटिस्फाइड करना चाहता है। ठीक, तो ये आत्मबोध है। और जो ये दिया था रोजर्स ने, ये इसी पर बेस्ड है। इसी को हम नॉन डायरेक्टिव थेरेपी भी बोल सकते हैं, जो क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा कि मनुष्य अपनी ज़रूरतों को पूरा करने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में काम करता है। ऑप्शन यहाँ पे फर्स्ट राइट हो जाएगा। ठीक है, जो रोजर्स की क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी है वो इसी से बेस्ड है कि जो मनुष्यों की ज़रूरतें होती हैं या उनके लक्ष्य होते हैं, तो उनको प्राप्त करने की दिशा में वह हमेशा काम करता है, जो उनकी थेरेपी में उन्होंने मिला। और उन्होंने क्या बताया इस थेरेपी में, जो उन्होंने थेरेपी, ये कार्ल रोजर्स की थेरेपी है क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी। इस थेरेपी में चिकित्सक जो होता है और जो ग्राहक होता है, इनके मध्य एक मधुर संबंध भी बनाना होता है। ठीक है, और जो ग्राहक होता है या जो वहाँ पे जिसका होना है, तो उनके मध्य एक मधुर संबंध भी स्थापित होता है। ये भी एक मानवतावादी सिद्धांत है। कार्ल रोजर्स मानवतावादी ही है, अपन ने पढ़ा भी है। तो कार्ल रोजर्स ये सिद्धांत भी मानवतावादी बेस्ड है। और यहाँ पे जो मैस्लो का सिद्धांत था आत्मबोध, उस पर ये बेस्ड है, या उस पर थोड़ा रिलेटेड है, ऐसा भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे आंसर ए हो जाएगा राइट, कि मनुष्य अपनी ज़रूरतों को पूरा करने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में काम करता है। यही है रोजर्स क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात कर लेते हैं। साइबरनेटिक्स में मशीन को निम्न द्वारा नियंत्रित किया जाता है। व्यवस्था के इस्तेमाल में, बल प्रयोग से, मानवों से, या विनिमय और प्रतिक्रिया प्रणाली से। जो साइबरनेटिक्स है, ये एक प्रकार का क्या है, एक प्रकार की टेक्नोलॉजी का है, कि एक प्रकार की टेक्नोलॉजी है या एक प्रकार का साइबरनेटिक सिस्टम है। ठीक है, सिस्टम है। इस सिस्टम में क्या होता है, यह सिस्टम अपने आसपास जो जो हो रहा है उसको वो स्वयं ऑटोमेटिक ऑब्जर्व करता है, यानी कि ऑटोमेटिक उसको देखता है, ग्रहण करता है, और उस पर ग्रहण करके, ऑब्जर्व करके उस पर उसका कुछ कंक्लूजन निकालता है, वो कुछ फीडबैक देता है या कंट्रोल करता है। ठीक है, ये एक प्रकार का सिस्टम, एक प्रकार की टेक्नोलॉजी है। फॉर एग्जांपल यदि हम बात करें कि जो बिना ड्राइविंग के मशीन आती हैं, वो कार आती हैं, सॉरी मशीन नहीं, जो ड्राइवरलेस कार आती हैं, तो वो कार कैसे होती हैं, उन कारों को चला दिया जाता है, वो अपना आप स्वयं कंट्रोल, ऑटोमेटिक कंट्रोल होती हैं। ठीक है, जो ड्राइवरलेस कार होती हैं। लेकिन जो ये होती हैं ड्राइवरलेस कार होती हैं, तो वो एक प्रकार का यही साइबरनेटिक सिस्टम है। ये साइबरनेटिक से टेक्नोलॉजी से रिलेटेड होती हैं। एक एसी में भी देखा है अपन ने कि एसी में क्या करते हैं, यदि अपन को कोई भी टेम्परेचर पे रखना है रूम को, तो अपन एक टेम्परेचर सेट कर देते हैं। ठीक है, अपन ने सेट कर दिया, और जब ये टेम्परेचर वो रूम इस टेम्परेचर पर आ जाएगा, तो वो एसी ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। ये क्या है, ये उसने ऑटोमेटिक किया, अपने आप किया, कंट्रोल किया। तो ये एक प्रकार का क्या है, एक प्रकार का साइबरनेटिक सिस्टम हो जाता है। साइबरनेटिक सिस्टम ऑटोमेटिक या स्वयं से ही उसको कंट्रोल करता है, फीडबैक देता है, कंक्लूजन भी निकालता है और ऑब्जर्व भी करता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर
कि रेगुलेशन एंड फीडबैक सिस्टम, ये एक प्रकार का सिस्टम है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट हो जाएगा। ठीक, आई थिंक आप लोगों को ये 2 क्वेश्चन समझ में आए होंगे। यदि नहीं आए हुए हैं तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं और डिटेल से बताने की कोशिश करूँगी आपको। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। संवेदी प्रतिक्रिया तंत्र का अर्थ निम्न है, केवल दृश्य प्रतिक्रिया प्रदान की जाती है, या दूसरा है सभी मानव गतिविधियों को ध्यान में रखा जाता है, प्रबलन एक स्वसक्रिय उपकरण है, या प्रबलन एक स्वनियंत्रित उपकरण है। तो यहाँ पे संवेदी प्रतिक्रिया बताना है, यानी संवेदों के माध्यम से जो हम रिएक्शन देते हैं, सेंसेशन के द्वारा, सेंसरी जो होते हैं, सेंसरी ऑर्गन्स, उनके माध्यम से जो हम रिस्पॉन्ड करते हैं या प्रतिक्रिया देते हैं, फीडबैक देते हैं, तो उनमें से कौन सा यहाँ पे कौन से ऐसा ऑप्शन है जिसका अर्थ निकल रहा है। तो जो ये दिया हुआ पहला, ये तो रॉन्ग हो जाएगा। सभी मानव गतिविधियों को ध्यान में रखा जाता है, ऐसा भी नहीं है। प्रबलन एक स्वसक्रिय उपकरण है, ये स्वसक्रिय उपकरण तो ठीक है, लेकिन जब यदि हम एग्जाम्पल लेते हैं प्रतिक्रिया देने की, यदि हमारे अंग पर या त्वचा क्या है, एक प्रकार का सेंसरी ऑर्गन है, यदि इस पर कोई गर्म चीज़, एक बार हम शुरू में जब स्टार्टिंग होती है, किसी बच्चे को पता नहीं है कि ये गर्म चीज़ है, या ये कोई गर्म चीज़ रखी हुई है, या चूल्हे के पास ही बैठा हुआ है, गैस चूल्हे के पास, तो वहाँ पे जो बर्नर वगैरह होते हैं कुछ भी, तो यदि वहाँ पे जो गर्म चीज़ है, यदि गर्म हम रोटी ही बना रहे हैं, गरम गरम तवा नीचे रख देते हैं, और वो बच्चा उसको एक बार छू देता है तो उसको गर्म लग जाता है, फिर वो क्या करता है, अपने आप को नियंत्रित कर लेता है कि ये तवा छूने से यहाँ पे गर्म लग सकता है। तो वो क्या है, एक प्रकार का संवेदी प्रतिक्रिया तंत्र का अर्थ क्या है कि वो एक प्रकार का नियंत्रित उपकरण है, स्वनियंत्रित उपकरण। उसको किसी को फिर बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती उस बच्चे को कि इसमें तुम जल जाओगे, वो सेल्फ कंट्रोल करेगा, कि सेल्फ कंट्रोल रखेगा, ठीक है, अपने आप को, उसको टच नहीं करेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में लिपजिंग यानी जर्मनी में पहली प्रयोगशाला स्थापित की गई थी। तो लिपजिंग यूनिवर्सिटी अपन ने पढ़ा है, लिपजिंग शहर में एक यूनिवर्सिटी थी, तो लिपजिंग शहर में जो पहले यूनिवर्सिटी का नाम था लिपजिंग, अब उसका नाम रख दिया गया है क्या, कार्ल मार्क्स यूनिवर्सिटी, उसका नाम बदल कर रख दिया गया है कार्ल मार्क्स यूनिवर्सिटी, ये जर्मनी की है। और इसमें क्या हुआ था, ये एक प्रयोग किया गया था, प्रयोगशाला की गई थी, यहाँ पे प्रयोग किया गया था। प्रयोग किसने किया था, विलियम वुंड ने किया था। किसने किया था, विलियम वुंड ने किया था। कब किया था, 1879 में किया था, ये याद रखना है, ठीक, कब किया था, 1879 में किया था। अब यहाँ पे यही पूछा है कि जो प्रयोगशाला स्थापित की गई थी वो क्या थी, वो एक प्रकार की प्रायोगिक मनोविज्ञान थी, उसे प्रायोगिक मनोविज्ञान भी हम कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो डी दिया हुआ है यहाँ पे, ये राइट हो जाएगा कि एक प्रकार की प्रायोगिक मनोविज्ञान थी। जो विलियम वुंड थे, इन्हें आधुनिक प्रायोगिक मनोविज्ञान के जनक भी कहा जाता है। किसको, विलियम वुंड को। विलियम वुंड है, विलियम वुंड नहीं, ध्यान रखिएगा, विलियम वुंड। विलियम वुंड अलग हैं और विलियम वुंड अलग हैं। तो जो ये प्रायोगिक मनोविज्ञान से संबंधित हैं या प्रायोगिक मनोविज्ञान के जनक कहे जाते हैं, वो विलियम वुंड है। कहाँ पे, लिपजिंग शहर के, जर्मनी शहर के लिपजिंग यूनिवर्सिटी थी, और उसका नाम अब बदलकर कार्ल मार्क्स यूनिवर्सिटी रख दिया गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में से किसने एकाधिक बुद्धिमत्ता के सिद्धांत को प्रतिपादित किया। एकाधिक यानी एक से अधिक बुद्धि। तो यहाँ पे दिया हुआ है मल्टीपल इंटेलिजेंस, एक से अधिक बुद्धि किसने दी थी, यानी बहुबुद्धि सिद्धांत हुआ। तो जो बहुबुद्धि सिद्धांत है वो किसने दिया था, हार्वर्ड गार्डनर ने दिया था। एकदम यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा। जो थॉर्नडाइक का सिद्धांत था बुद्धि का, तो वो क्या था, वो बहुकारक सिद्धांत था, इसको ध्यान रखिएगा। हार्वर्ड गार्डनर का बहुकारक सिद्धांत है, इसको इंग्लिश में बोलें तो मल्टी फैक्टर इंटेलिजेंस, ठीक है। तो जो थॉर्नडाइक का सिद्धांत था वो बहुकारक सिद्धांत दिया था थॉर्नडाइक ने, और जो बहुबुद्धि सिद्धांत था वो हार्वर्ड गार्डनर ने दिया था। इन्होंने 8 प्रकार की बुद्धि बताई थी। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे। शिक्षण में ऑडियो विजुअल सहायता और शारीरिक गतिविधियों का उपयोग शिक्षार्थी को एक मोड़ प्रदान करना, दूसरा है शिक्षक को आराम और राहत प्रदान करना, तीसरा है प्रभावशाली मूल्यांकन को सहज करेगा ये, चौथा क्या है कि अधिगम को बढ़ाने के लिए अधिगम संख्या में विवेक का उपयोग करेगा। यानी कि ऑडियो विजुअल सहायता, यानी कि जो ऐसे इंस्ट्रूमेंट जो बालक सुनने में थोड़ा सा दिक्कत महसूस करते हैं, तो उन्हें सुनने के लिए उपकरण हो, और मतलब जो दृश्य श्रव्य दोनों हो, जैसे कि टेलीविज़न या टीवी, ठीक है। तो ये इस प्रकार की सामग्रियों का इस प्रकार की शिक्षण टेक्निक का उपयोग किया जाता है। तो उससे क्या होगा, उससे अधिगम को बढ़ाने के लिए अधिकतम संख्या में विवेक का उपयोग करेगा। यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग करने से या दृश्य श्रव्य मटेरियल का यूज़ करने से
क्या होगा कि विद्यार्थी बहुत अधिक सीखेगा और स्थायी रूप में सीखेगा। ठीक है, जल्दी सीखेगा और स्थायी रूप से सीखेगा, उसे जल्दी भूलेगा नहीं। कई प्रकार के स्टूडेंट होते हैं अलग अलग लेवल के, तो उन सबको हेल्प मिलेगी सीखने में। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे यहाँ पे। यदि विद्यार्थियों को समझ में नहीं आता कि कक्षा में क्या सिखाया जाता है तो शिक्षक को निम्न महसूस करना चाहिए। उसे भीषण क्रोध करना चाहिए क्या? यदि समझ में नहीं आता तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? बहुत गुस्सा करना चाहिए, क्रोध करना चाहिए। या दूसरा है वह समय बर्बाद कर रहा, उसे ये लगे कि मैं समय वेस्ट कर रहा हूँ। तीसरा है छात्रों के लिए दया भाव रखे। चौथा है इसे अलग तरीके से समझाए। तो यहाँ पे एकदम राइट आंसर है, पॉजिटिव वे में जाना है कि उन्हें डिफरेंट वे में समझाए, अलग तरीके से समझाए। जो तरीका है समझाने का उस तरीके से समझ में नहीं आ रहा हो सकता है, तो उसे अपना समझाने का तरीका चेंज करना चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे। किसके सिद्धांत में कहा गया है कि बच्चे सक्रिय रूप से दुनिया के बारे में अपनी समझ का निर्माण करते हैं? ये किसकी स्टेटमेंट है? ये भी कह सकते हैं जो ये लिखा हुआ है ये किसकी स्टेटमेंट है? स्किनर की, रोजर्स की, या बंडुरा की, या पियाजे की? तो ये किसकी स्टेटमेंट है यहाँ पे बताना है। अपन ने कई बार पढ़ा है कि पियाजे की स्टेटमेंट है कि बच्चे सक्रिय रूप से अपनी दुनिया के बारे में अपनी स्वयं की समझ निर्माण करते हैं। क्या करते हैं? कि सक्रिय रूप से अपनी स्वयं की समझ का निर्माण करते हैं। किसने कहा था? ये जीन पियाजे ने कहा था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे। मीरांबिका निःशुल्क प्रगति शिक्षा की अवधारणा पर आधारित स्कूल का समर्थन इनके द्वारा किया गया था। किनके द्वारा किया गया था? गिजुभाई बधेका, अरविंदो, रविन्द्रनाथ टैगोर, विवेकानंद। तो ये जो अवधारणा दी गई थी तो ये किसके द्वारा दी गई थी? ये अरविंदो के द्वारा दी गई थी। ये कॉन्सेप्ट याद रखना है अपन को। निःशुल्क प्रगति शिक्षा की अवधारणा पर आधारित स्कूल का समर्थन किनके द्वारा किया गया था? अरविंदो के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। प्राकृतिक भाषा की पहचान क्या है? यानी कि जो प्राकृतिक भाषा है, जो कौशल हैं, उनके सीखने का क्या क्रम है? जो हम सीखते हैं किस क्रम से सीखते हैं? तो कैसे सीखते हैं? सुनना, बोलना, लिखना, पढ़ना। दूसरा दिया हुआ है सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, या लिखना, पढ़ना, सुनना, बोलना। चौथा है बोलना, सुनना, पढ़ना, लिखना। तो ये कैसे सीखते हैं? चलिए मैं इसको दिखाती हूँ। यहाँ पे ये 4 कौशल दिए हुए हैं। तो किस क्रम में सीखते हैं? सबसे पहले सुनना, फर्स्ट में पहले क्या होगा? सुनना, दूसरे में बोलना, तीसरे में पढ़ना, चौथे में लिखना। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये ठीक है। अब सुनना क्या है? सुनकर अर्थ ग्रहण करना। बोलना, बोलकर विचार प्रकट करना, जो मन में रखा हुआ वही बोलना है। ठीक है, यदि सुन लिया अर्थ समझ में नहीं आया तो वो सुनना नहीं है। पढ़ना क्या है? पढ़कर अर्थ ग्रहण करना, ओनली एज इट इज रीड कर देना नहीं। लिखना, लिखकर विचार प्रकट करना। अब जो ग्रहणात्मक कौशल, इनको भी ध्यान रखना है। सुनना और पढ़ना ये दोनों क्या है? ये दोनों ग्रहणात्मक कौशल हैं, यानी हम कुछ ग्रहण करते हैं, सुनकर ग्रहण करें या पढ़कर ग्रहण करें। और बोलना और लिखना ये क्या है? ये अभिव्यक्त कौशल हैं, या हम कुछ अभिव्यक्त करते हैं, तो ये अभिव्यक्तात्मक कौशल है। कौन कौन से? बोलना और लिखना। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो इसमें कौन कौन सा है? कैसे? सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये 4 हैं। तो यहाँ पे क्या है? आंसर क्या हो जाएगा कि सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी में कि हियरिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। इसे LSR W भी कह सकते हैं। तो SL यानी कि लिसनिंग या हियरिंग, S से स्पीकिंग, R से रीडिंग और W से राइटिंग। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है। शिक्षण अधिगम मॉडल में 5E के सही अनुक्रम निम्न है। जो 5E मॉडल था तो उसमें से अनुक्रम सही क्या है? विस्तृत, संलग्न, व्याख्या, अन्वेषण, मूल्यांकन। अन्वेषण, संलग्न, व्याख्या, विस्तृत, मूल्यांकन। व्याख्या, विस्तृत, संलग्न, अन्वेषण, मूल्यांकन, या संलग्न, अन्वेषण, व्याख्या, विस्तृत, मूल्यांकन। मूल्यांकन सबसे लास्ट में दिया हुआ है, मतलब ये मूल्यांकन 5वें नंबर में आना है। अब ये 4 देखना है अपन को कि ये कौन कौन से आते हैं। ये यहाँ पे दिए हुए हैं 5E। फर्स्ट E क्या है? यहाँ पे 5 E दी हुई हैं। तो 5वां तो है क्या? मूल्यांकन। ठीक है, इवोल्यूट। तो पहला क्या है? पहला है इंगेज, दूसरा है एक्सप्लोर, तीसरा है एक्सप्लेन, चौथा है इलेबोरेट और 5वां है इवोल्यूट या इवोल्यूशन या मूल्यांकन। ठीक, तो जो अब इंगेज को हिंदी में कहते हैं संलग्न रहना, वही है संलग्न रहता है, यानी कि व्यस्त रहता है। ठीक है, तो इसमें उसको कोई ऐसी एक्टिविटीज़ दे दी जाती हैं जिसमें वह एकदम व्यस्त रहता है। सबसे पहले उसमें इंगेज यानी कि वो कुछ ऑब्जर्व करता है, अवलोकन करता है, रिकॉर्डिंग करता है, व्यस्त रहता है, संलग्न रहता है। दूसरे में क्या है? एक्सप्लोर यानी कि खोज करना। ठीक है,
अन्वेषण भी इसे हिंदी में बोलते हैं, अन्वेषण। तो क्या इसमें क्या करता है, इसमें बालक कि कुछ दृश्य श्रव्य सामग्रियों का प्रयोग करता है और चीज़ों जो होती हैं, जो समस्या होती है, तो उन समस्या के कारण को जानने की खोज करता है, या चीज़ों की तुलना, चीज़ों के बीच में तुलना भी करता है, एक्सप्लोर के बीच में, ठीक है, एक्सप्लोर में, सॉरी। तो एक्सप्लोर यानी अन्वेषण या खोज करना। तो इसमें क्या बालक करता है कि इसमें बालक समस्या जो है उसके कारण को जानने की खोज करता है या उनके बीच में तुलना करता है। तीसरा है यहाँ पे एक्सप्लेन। एक्सप्लेन को हम व्याख्या कह सकते हैं हिंदी में, व्याख्या। इसमें बालक क्या करता है कि जो चीज़ें होती हैं उनके बीच संबंध स्थापित करता है, तर्क देता है और संबंध स्थापित करता है। तो ये तीसरा हो गया व्याख्या। चौथा है इलेबोरेट, या हिंदी में इसको बोलें तो परिष्कृत वर्णन। इसको हम हिंदी में बोलें तो परिष्कृत वर्णन, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, इसमें बालक चर्चा करता है और अपनी राय लेता है और दूसरों के बारे में भी पूछता है कि दूसरों की राय क्या है, और अपनी राय भी उसमें लेता है, देता है, और चर्चा परिचर्चा के माध्यम से उस समस्या के प्रति सॉल्यूशन ढूंढता है। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो वन नहीं होंगे तो क्या होगा, इस प्रकार की समस्या यदि रख दी जाए तो फिर इसमें क्या करेंगे, वो पूछेंगे दूसरों से कि वन नहीं होंगे तो क्या होंगे, आप भी अपनी भी राय रखो, हम भी अपनी रखें, इस प्रकार का। और पाँचवें में आ जाएगा मूल्यांकन, ठीक है, इवोल्यूट या मूल्यांकन। तो यहाँ पे हिंदी में बता देती हूँ, इंगेज यानी कि संलग्न, यहाँ पे एक्सप्लोर यानी कि खोज या अन्वेषण, यहाँ पे एक्सप्लेन यानी कि व्याख्या, यहाँ पे इलेबोरेट यानी कि इसका परिष्कृत वर्णन, ठीक है, इसका परिष्कृत वर्णन, और इसका मूल्यांकन, इवोल्यूट या मूल्यांकन या इवोल्यूशन। ये 5E हो गई, 1 2 3 4 5, ये है 5E मॉडल, ठीक। इनका क्रम याद रखिएगा। अब यहाँ पे आंसर बताना है अपन को। फर्स्ट में क्या आया था, संलग्न करना या एंगेज। तो इस फर्स्ट नंबर में, ये चौथे नंबर में लिखा हुआ है एंगेज, इसी भर में लिखा हुआ है, मतलब आंसर यही है। तो एंगेज, एक्सप्लोर, एक्सप्लेन, इलेबोरेट और इवोल्यूट, संलग्न, अन्वेषण, व्याख्या, विस्तृत, मूल्यांकन। यहाँ पे डी आंसर हो जाएगा, क्रम से उनको रखना है। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम अक्षमता का कारण नहीं है, यानी कि लर्निंग डिसएबिलिटीज का लक्षण नहीं है। व्यवहारिक विघ्न या भावनात्मक विघ्न, सेरेब्रल डिस्फंक्शन या सांस्कृतिक प्रभाव। तो अधिगम अक्षमता का क्या कारण नहीं है, व्यवहारिक विघ्न हो सकता है और भावनात्मक विघ्न, सेरेब्रल डिस्फंक्शन ये भी हो सकता है, रोग कोई हो जाएगा, तो अधिगम अक्षमता तो हो ही जाएगी। तो यहाँ पे क्या कारण नहीं होगा, कल्चर जो होता है, संस्कृति जो होता है, उसका अधिगम में प्रभाव नहीं पड़ता, यानी अधिगम अक्षमता पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता कल्चर का। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करेंगे। बाल केंद्रित शिक्षा विज्ञान का निम्न अर्थ है। बच्चों को पूर्ण रूप से स्वतंत्र रहने दें, पूर्ण रूप से स्वतंत्र रहने दें, बच्चों को केंद्र में रखना और उनका अवलोकन करना। तीसरा, बच्चों की आवाज़ों और उनकी सक्रिय सहभागिता को प्रमुखता देना। चौथा, बच्चों को शिक्षक का अनुसरण करने तथा नकल करने के लिए कहना। तो यहाँ पे बाल केंद्रित शिक्षा है, तो बाल केंद्रित शिक्षा क्या है कि बच्चों की एक्टिविटीज़ जो होती हैं उनको इम्पोर्टेंस दें, बच्चे क्या बोल रहे हैं उनको महत्व दें, तो बच्चों की बातों को महत्व देना है और उनकी सक्रिय सहभागिता को प्रमुखता देना है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करेंगे। बच्चे निम्नलिखित में से किस अवधि में अपने साथी समूह के सक्रिय सदस्य बनते हैं। बाल्यावस्था के बाद, पूर्व बाल्यावस्था या किशोरावस्था। तो यही क्वेश्चन कई बार आया हुआ है कि साथी समूह के सक्रिय सदस्य बनते हैं। तो कहीं कहीं ग्रेड 2 में यही क्वेश्चन पूछा गया है, तो पूर्व किशोरावस्था आंसर माना था, लेकिन यहाँ पे पूर्व किशोरावस्था ऑप्शन में नहीं दिया है। तो बाल्यावस्था के बाद, ऐसा नहीं कह सकते कि बाल्यावस्था के बाद, क्योंकि पूर्व किशोरावस्था भर में रहती है। यदि किशोरावस्था बोल देते हैं तो किशोरावस्था में ये सक्रिय सदस्य नहीं रहता, ओनली पूर्व किशोरावस्था में सक्रिय सदस्य बनते हैं। तो यहाँ पे बाल्यावस्था के बाद ऐसा नहीं बोल सकते हम, और पूर्व बाल्यावस्था में तो बिल्कुल नहीं बोलेंगे, ये तो और पहले की बात हो गई। किशोरावस्था नहीं बोलेंगे, यदि पूर्व किशोरावस्था होता तो ये आंसर हो जाता, लेकिन पूर्व किशोरावस्था नहीं है, इसलिए आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा कि बाल्यावस्था, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करेंगे। थॉर्नडाइक की इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग मुख्यतः इस नाम से भी जानी जाती है। जो इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग है वो और किस नाम से जानी जाती है थॉर्नडाइक की, ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर दिया हुआ है अव्यक्त अधिगम। ये अव्यक्त अधिगम या चिन्ह अधिगम है, जो किसने दिया था, चिन्ह अधिगम टॉलमैन ने दिया हुआ था। परीक्षण एवं त्रुटि अधिगम, ये थॉर्नडाइक ने दिया हुआ था, यही आंसर यहाँ पे होना है। अंतर्दृष्टि अधिगम, ये गेस्टोल्टवादियों ने दिया हुआ था।
जिसमें से इनके जो देने वाले हैं वो कोहलर आ जाते हैं। ठीक है, सूच का सिद्धांत जो है। और क्लासिकल कंडीशनिंग, ये क्लासिकल कंडीशनिंग पावलाव ने दिया था। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, परीक्षण एवं त्रुटि अधिगम, ट्रायल एंड एरर लर्निंग, जो थॉर्नडाइक ने दी हुई थी। ऑप्शन नंबर बी राइट। तो आज के 15 क्वेश्चन पूरे हुए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा और शेयर करिएगा, और पहली बार चैनल पे आए हुए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।